नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान के एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ये प्रश्न 2005 से लेकर 2015 तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतने पुराने प्रश्न हम क्यों करें, क्योंकि इस समय तो 2025 चल रहा है, तो 10 वर्ष पीछे के प्रश्न हम क्यों करें, लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रश्न आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेटेस्ट प्रश्न तो सभी पढ़ रहे हैं और लगभग सभी यूट्यूब चैनल्स के द्वारा भी करवाए भी जा रहे हैं। लेकिन क्या आप ये ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं, पुराने प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि कहा भी गया है ओल्ड इज गोल्ड। कहीं ऐसा ना हो जाए आपकी परीक्षाओं में कि पुराने प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है वो शामिल कर दिए जाएं। तो इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, आप देखना चाहते हैं तो ये चुनिंदा प्रश्न है और आप इनको वीडियो आप स्पीड अप बढ़ा सकते हैं। अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा लीजिए जितने में आपको लगे कि हमें समझ में बातें आ रही हैं। बाकी ये लाभ हो जाएगा। पहले ही आपको बता दिया है कि 2005 से 2015 तक के प्रश्न हैं और ये इस समय जो भी बुक आ रही हैं, क्योंकि उनमें लेटेस्ट क्वेश्चन ही दिए जाएंगे, क्योंकि इतनी मोटी बुक हो रही है कि पुराने प्रश्न इसमें शामिल नहीं किए जा सकते बुक में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास बुक थी, तो मैंने सोचा कि आप तक ये प्रश्न भी पहुंचा दें। इसमें आपको अधिकांश प्रश्न आ रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा आपको, इसलिए बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, फास्ट करके देख सकते हैं। जो प्रश्न आपको ईजी लगे आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन देखिएगा आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये एसएससी के प्रश्न हैं, तो ये रेलवे परीक्षाओं में भी आ सकते हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, जिसमें भी जीके जीएस, जिसमें भी संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर यहाँ से प्रश्न मिल सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न और टॉपिक रहेगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला है शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दृढ़ राज्य। दृढ़ राज्य। व्याख्या आप स्वयं पढ़ेंगे, कुछ प्रश्नों की हमारे द्वारा पढ़ी जाएगी, बाकी आप पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। समय की दृष्टिकोण से शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य यानी राष्ट्र, यहाँ पर राज्य और राष्ट्र देख रहे हैं ना, राज्य का यहाँ पर यूपी एमपी से तात्पर्य नहीं है, राष्ट्र को दर्शाता है, को सुदृढ़ता प्रदान करता है। एकात्मक पद्धति का लाभ है, केंद्र सर्वोपरि होता है, समझ रहे होंगे आप। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। उत्तर हो जाएगा यूके का। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित हैं और यूके यानी ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। व्याख्या आप स्वयं पढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। ये देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 296 सदस्य थे। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा 1921 में। व्याख्या आप स्वयं पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव किस अधिनियम के द्वारा दिया गया। तो विकल्प बी, 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। कौन सा कोड सही उत्तर है। तो विकल्प डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। व्याख्या पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं
कल्पना यानी विचार नहीं करती, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व यानी भाईचारा की विचारधारा से ओतप्रोत है। यानी ये सभी बातें आपको प्रस्तावना में देखने को मिलती हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। स्वतंत्रवाद किसका घोतक है? तो विकल्प सी, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का घोतक है स्वतंत्रवाद। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। विकल्प ए सही जवाब। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? विकल्प सी, एक गणराज्य के रूप में। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? विकल्प सी, समाजवादी। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? विकल्प बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। व्याख्या आप पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 17, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949। विकल्प डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या ये रही। और प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो आप सभी जानते हैं एक बार किया गया था। कब किया गया था इस बात को भी याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रश्न संख्या 19 देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो संघीय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं मिलता है। वयस्क मताधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 326 में मिलता है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं कहाँ पर? तो उत्तर हो जाएगा उद्देशिका में। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में कहीं नहीं हुआ है संघीय शब्द का प्रयोग। ठीक है। भारतीय व्याख्या देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में संघ, फेडरेशन शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ, यहाँ पर संघ शब्द के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि फेडरेशन। तो ठीक है, तो ये प्रश्न इस तरह से आपको सॉल्व करना है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को परिसंघ, एकात्मक परिसंघ, राज्यों का संघ। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब हो जाएगा, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। सही उत्तर राज्यों का संघ हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो विकल्प सी प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान में सम्मिश्र यानी संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? देखिए, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ है। इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है सम्मिश्र में कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ है और परिसंघ के लिए कन्फेडरेशन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 24 का सी हो जाएगा सही जवाब। आप वीडियो को फास्ट करिएगा, जिस प्रश्न में आपको डाउट हो उसकी व्याख्या आप पढ़िए रोक कर, और निश्चित रूप से आपको लाभ होने वाला है। व्याख्या देख लीजिए
संविधान के अनुच्छेद एक के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु यह परिसंघ इकाइयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा किसी भी संगठक इकाई को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 की बात लिखी हुई है, विकल्प ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है, विकल्प डी सही हो जाएगा। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, विकल्प बी सरकार का संघीय स्वरूप। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है, देखिए 2008 का प्रश्न है, तो इसको तो आप संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या आपको बताना है। तो वर्तमान भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 7 है। ये दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन द्वीप एवं लक्षद्वीप। आपको कमेंट करके बताना है इस समय भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। आपके लिए ये प्रश्न छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस पर प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या होगा, अगर आप वीडियो तक पहुँच रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, हमें भी पता चलेगा क्योंकि आसान सा प्रश्न है आपके लिए, कितने ही है तो आपको बता देना है। कमेंट करिएगा कि भारत में संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। क्या इतनी ही है या कम ज़्यादा है, आपको संख्या बतानी है। और प्रश्न संख्या 29, भारत में कितने राज्य हैं, 29 राज्य, ठीक है, 7 केंद्र राज्य क्षेत्र हैं। तो ये भी प्रश्न आपको बता देना है कि कितने राज्य हैं। आपके लिए हैं दोनों प्रश्न, 28 और 29 दोनों के क्रमशः आपको जवाब देने हैं, क्योंकि इतना आपको मालूम होगा, क्योंकि ये 2015 का समय है ना, बदलाव हुए। लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था, 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है, विकल्प जी जम्मू और कश्मीर, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ से संघ राज्य क्षेत्र और राज्य से इनकी संख्या याद रखिएगा, कौन कौन संघ राज्य क्षेत्र है ये भी याद रखिएगा। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से बने, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कितने राज्य और कितने बने थे, तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो वर्तमान में देख लें कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, ये याद रखिएगा, ये नहीं बदलेगा कभी। 1956 में 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किस ईस्वी या सन में भारतीय नागरिक मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए, तो 1976 में शामिल किए जाते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान लागू कब होता है, मालूम होगा आपको, विकल्प सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 36, भारतीय संविधान अपनाया गया था, विकल्प सी, मालूम होगा आपको 26 नवंबर 1949 को। दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, याद रखिएगा। पूछा जाता है भारतीय संविधान लागू कब हुआ, लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। दोनों तिथियां याद रखिएगा अच्छे से। हमारे संविधान इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन क्या किया गया था, संविधान को अपनाया गया यानी अंगीकार किया गया था, विकल्प भी हो जाएगा, इसके पहले वाले प्रश्न से ही संबंधित है। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर 1949 को याद रखना है। और लागू कब होता है आपको बताया गया, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, और ये डेट याद रखिएगा 26 नवंबर 1949, दो डेट हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न संख्या ये यहाँ पर 39 क्या है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। देखो आ गया एक बार फिर से, यही प्रश्न कई बार पूछा गया है। 26 जनवरी 1950 को समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू होता है।
प्रश्न संख्या 40 में चलते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? विकल्प सी सर वी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? रिपीट कर दिया प्रश्न, फिर भी देख लीजिए। उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? ये पृथकता का खतरा, यानी पृथक होने का डर बना रहता है। तो इसको देख लेते हैं। पृथकता का खतरा, व्याख्या पढ़ लीजिए। संघीय शासन में शक्तियों का केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा होता है, जिसमें पृथकता का खतरा बना रहता है। पृथकता का खतरा बना रहता है। इसके विपरीत एकात्मक शासन प्रणाली में अधिकांश शक्तियां केंद्रीकृत होने के कारण इसमें सुदृढ़ता तो बनी रहती है, परंतु इस पर स्थानीय हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगता है। तो अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संघीय प्रणाली। व्याख्या देख लीजिए। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप वीडियो को रोक सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 44। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? समाजवादी राज्य की। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन सा संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। व्याख्या आप पढ़ लीजिए। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। विकल्प भी सही हो जाएगा। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। भारत में आप जानते हैं दोहरी नागरिकता या फिर एकल, कमेंट कर सकते हैं आप। आपके लिए एक सिंपल सा प्रश्न होगा। चलिए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक समाहित हैं। इसके बाद भारतीय संघवाद निकट है, तो कनाडा के निकट है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया है, अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। प्रश्न संख्या 50। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कहाँ से ली है? तो कनाडा से। इसके पहले आपने व्याख्या देख ली। इस पेज का एक लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? उत्तर हो जाएगा कनाडा के संविधान से। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 52। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी जानते हैं। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। विकल्प भी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण की समिति के सदस्य नहीं थे? इसमें देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति में गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। ये प्रश्न स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। उस हिसाब से ऑप्शन इसमें नहीं है। प्रारूपण समिति में कौन थे, पूरी व्याख्या लिखी हुई आप देख सकते हैं। अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर, एन माधवराव, इस तरह से प्रश्न थे। प्रश्न को आप इस प्रश्न को हटा दीजिएगा। प्रश्न संख्या 55। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? संशोधन नहीं हो सकता है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली।
व्याख्या पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 56। यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई हैं? यूएसए से क्या लिया गया है? तो उपर्युक्त सभी। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए। इसके पहले प्रश्न में आपने देखा। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में? उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ये उस समय का प्रश्न है, 2012 में आया गया था, 370 थी। अब आप 370 के बारे में जानते हैं। संघीय सूची में कितनी मदें हैं, इसको भी आप लेटेस्ट देख कर जाइएगा। यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय दिए गए हैं। 97, 66, 47 जो भी प्रश्न आपको बता रहे हैं, इनको आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तब इनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें बदलाव होता रहता है। इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। राज्य का समवर्ती में आ जाता है, समवर्ती का राज्य में चला जाता है, संघ में एक दूसरे के हिसाब से ये सभी संख्या ये चली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। आगे, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? जम्मू और कश्मीर। इस समय लागू नहीं होता है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिन पे आपको जहाँ पर दिक्कतें होंगी, जिनको आपको आज के हिसाब से याद करना है, पहले के हिसाब से नहीं रटना है, इसलिए आपको समझाते चलेंगे, आप उनको देखते जाइए। इसे विषयों के बारे में बात बता दी, संख्या के बारे में आपको देख कर जाना है, और कितने यूटी हैं, कितने स्टेट हैं, ये भी आप देख लेना। ठीक, तो ये दो बातें भी आपको देख कर जाना है। जो बिल्कुल फिक्स है, जिसमें बदलाव नहीं होगा, उन प्रश्नों को आपको यहाँ से ले लेना है। और आप जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं, आपने अगर अच्छे से संविधान पढ़ा है, भारतीय संविधान, तो आपको अगर इसमें से जितने प्रश्न कराएंगे, कम से कम 90% प्रश्न आपको आते होंगे, ऐसा मानकर हम चल रहे हैं। 10% नहीं आ रहे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अपने नोट्स में इनको लिख सकते हैं वीडियो को रोक कर। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। बिल्कुल सही, विकल्प सी हो जाएगा। स्थानीय सरकारों का जो आधार है वो क्या है? तो लोकतंत्र का। किसका आधार है? तो लोकतंत्र का आधार है स्थानीय सरकारें। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विपरीत आधार पर ही की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा इसका आर्थिक प्रणाली, यानी अर्थव्यवस्था के आधार के ही विपरीत जाती है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? आर्थिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था। व्याख्या आप देख सकते हैं, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तथ्य आवश्यक हैं? कौन से तथ्य आवश्यक हैं? तो विकल्प डी सभी तत्व आवश्यक हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, उक्त सभी। ठीक है। किसी देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए प्रयुक्त वर्णित विकल्पों में से सभी विकल्पों के तत्व आवश्यक होते हैं। विकल्प डी सही है। ये जो पॉइंट हैं, इनमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन इन पॉइंट को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये भी आए हुए हैं। इनको वन लीनियर फॉर्म में लिख दिया गया है। राजनीतिक समता, जो ये ब्लैक में लिखे गए हैं और अंडरलाइन किए गए हैं, यही उत्तर आपको चुनना था वहाँ पर। राजनीतिक समता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसका अपना कोई धर्म न हो और वह किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन न देता हो, को कहते हैं। प्रश्न बनता है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात आपको बतानी है, जिसका अपना कोई धर्म न हो। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र थी। प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गरिमा तथा निष्ठा में से गरिमा और निष्ठा शब्द का समावेशन संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था।
अब तक भारत के संविधान में उद्देशिका में एक बार संशोधन किया जा चुका है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। समाजवादी चिंतक आर्थिक क्षेत्र में समानता के अधिकारों को बढ़ाने की वकालत करते हैं। समाजवादी चिंतक खालिस्तान होगा में समानता के अधिकारों को बढ़ाने की वकालत करते हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में समानता के अधिकारों को बढ़ाने की वकालत करते हैं। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? उत्तर हो जाएगा उपराज्यपाल के द्वारा। ग्रेट ब्रिटेन, भारत, अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में से जनमत संग्रह तथा उपक्रमण की प्रक्रिया स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में वैध प्रभुसत्ता भारतीय संविधान में निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता भारतीय संविधान में निहित है। यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इससे नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत निर्दिष्ट होता है। शासन की संघीय प्रणाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। भारतीय संविधान की रचना में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्विट्जरलैंड के लोग जनमत संग्रह के माध्यम से संविधान संशोधन करने में भाग लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ही रहेगा, किस देश के लोग जनमत संग्रह के माध्यम से संविधान संशोधन करने में भाग लेते हैं? उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को सैनिक कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था। भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। प्रश्न पूछा गया होगा देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो भारतीय संविधान। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी ब्रिटेन की देन है। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी ब्रिटेन की देन है। चीन, श्रीलंका, फ्रांस तथा जापान में से जापान वह देश है जिसका राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जापान एक ऐसा देश है, जितने भी देश दिए गए हैं यहाँ पर, राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। हम भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम लोग अर्थात जनता, हम भारत के लोग हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता, हम भारत के लोग से प्रदान करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता, हम भारत के लोग से प्रदान करता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। जापान में नहीं होता है, तो जापान गणराज्य नहीं है, समझ रहे होंगे आप। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। वास्तविक किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए थे। 1951-52 में होते हैं। किस देश की संसद को जननी कहा जाता है? संसद जननी कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ये प्रश्न भी मिला था। आगे के टॉपिक रहेंगे मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। पहला प्रश्न है 2005 से 2015 तक के प्रश्न यहाँ पर शामिल हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश से लिए गए हैं? उत्तर हो जाएगा मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? उत्तर हो जाएगा अमेरिकी संविधान से, यूएसए से। व्याख्या पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण दोनों के तहत मिलेगा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। याद रखिएगा 7 विकल्प भी, लेकिन इस समय कितने हैं? तो आप देख पा रहे होंगे 6 हैं।
44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति मौलिक अधिकार को समाप्त, संपत्ति के मौलिक अधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय यानी जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं, तो किस भाग में है, तो भाग 3 में हो जाएगा, 12 से 35 तक अनुच्छेद। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है इस मामले से संबंधित, तो धारा 32। यहाँ पर धारा लिखा है, हालांकि अनुच्छेद 32 आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है, तो और अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? कोई उच्च न्यायालय। विकल्प है, रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय 32 तथा उच्च न्यायालय 226 के तहत अपनी रिट जारी करते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस याचिका या रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वो सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? विकल्प बी, अधिकार परीक्षा रिट। निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है? उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? विकल्प बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। विकल्प बी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ है कि सशरीर प्रस्तुत करो? बंदी प्रत्यक्षीकरण। विकल्प ए सही जवाब। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। विकल्प ए सही जवाब। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? सी और डी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा इसकी। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा 5। ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर ऊपर, और यहीं पर आपको बता देते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 हैं और उच्च न्यायालय द्वारा यानी हाई कोर्ट के द्वारा 6 रिटें जारी की जा सकती हैं। कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो अनुच्छेद से प्रश्न बन गया, तो विकल्प सी जो है अनुच्छेद 17 में उपाधियों का समापन नहीं है, अस्पृश्यता का अंत है इसमें, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का समापन है, तो विकल्प सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है एक मौलिक अधिकार। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, संपत्ति का अधिकार। कई बार प्रश्न पूछा गया। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधि का अधिकार बन गया है? उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधि का अधिकार बन गया? तो उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार। 4 विकल्प में से संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? इसके पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है, विधिक अधिकार हो चुका है, मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा। विकल्प सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 21, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से किस शासनकाल के दौरान हटाया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से किसका शासन था, किसकी सरकार थी? उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई सरकार थी। विकल्प बी सही हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में हटा दिया गया था। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार अस्तित्व में थी। निम्नलिखित में वो मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान का दिल कहा जाता है?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान का दिल या फिर संविधान का हृदय। संविधान का हृदय व आत्मा, दिल, तीन बातें यहाँ पर याद रखना है। किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय, आत्मा और दिल कहा? तो अनुच्छेद 32 को। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वो बनाए रखता है, यह कथन किसका है? लास्की का। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वो बनाए रखता है, यह कथन लास्की का है। लास्की के अधिकार में नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? भाग 3 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? तो भाषण स्वातंत्र्य। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के का के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद से मिलती है, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, अनुच्छेद 33 के तहत, याद रखिएगा। अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों, कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों की मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है, अनुच्छेद 33 के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है, याद रखिएगा। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब विकल्प बी। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। 30, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई? धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है, याद रखिएगा, धर्म के आधार पर। क्योंकि यहाँ पर सबसे जो आपको, अगर आपने पढ़ा नहीं है, ध्यान नहीं दिया, तो फिर कुल जनसंख्या के उस वर्ग के अनुपात से लगेगा सही है, लेकिन इसमें यहाँ पर सही उत्तर क्या है? धर्म है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? मौलिक कर्तव्य कब किए गए? तो 1976 में किए गए, और ये पूरी व्याख्या पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का, याद रखिएगा। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी, जब जोड़े गए 10 थी। बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ने से इनकी संख्या 11 हो गई है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य, यानी 11वां मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन जो जोड़े गए? 42वें, विकल्प बी। अधिकार कर्तव्य क्या करता है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। अधिकार जो होते हैं वो कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। संविधान, विकल्प भी हो जाएगा सही। संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, इसलिए कहा जा सकता है कि अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। ये अच्छा प्रश्न है। अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल हैं, तो मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल हैं उन मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में कुल 10, वर्तमान में 11 शामिल किया गया है। इसमें उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य शामिल किया गया है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। ये मूल कर्तव्य के संविधान भाग 4 का में 51 का के रूप में शामिल है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? उत्तर हो जाएगा 11। कितने शामिल किए गए? 11 हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से कौन सा संबंधित है? तो भाग 4 का 51 का, याद रखना है। भाग की दृष्टिकोण से 4 का और अनुच्छेद की दृष्टिकोण से 51 का। विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? ए और बी दोनों को, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को सौंपी गई है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के
दोनों के द्वारा रीट जारी की जा सकती हैं, सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संविधान के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को सौंपी गई है, जो कि इस संदर्भ में क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रीट अधिकारिता के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलिक अधिकार निलंबित किसके द्वारा किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है प्रश्न ये। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। वही प्रश्न आ गया कि कब किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति 352 संसद के अधीन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर यथोचित युक्तियुक्त निर्बंधन या प्रतिबंध संसद द्वारा विधि बनाकर लगाए जा सकते हैं। याद रखिएगा, संसद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान शामिल है? अनुच्छेद 14 समता का अधिकार। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं विधि का अधिकार। विधि का अधिकार दोनों को प्राप्त है। भारत में विधिक अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहाँ केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं, वहीं कतिपय मौलिक अधिकार ही सभी नहीं, नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो कौन सा है? भारत के नागरिकों के लिए है। उत्तर हो जाएगा अभिव्यक्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में कुछ अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 याद रखना है। केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, 29, 30 प्राप्त हैं। विकल्प डी में जो अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया वो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो नागरिकों के लिए कौन कौन से हैं? तो 15, 16, 19, 29, 30। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? विकल्प सी स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। विकल्प बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। विकल्प डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रदान करता है कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? अच्छा प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। विकल्प ए सही हो जाएगा और स्वतंत्रताएं आप पढ़ लीजिए। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 27 द्वारा धर्म विशेष के लिए। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अथवा संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति गारंटी दी गई, अर्थात उसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। यानी कर देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। बात कहाँ पर लिखी हुई है? अनुच्छेद 27 में लिखी हुई। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में हितों की सुरक्षा पर विचार तथा प्रावधान किए गए हैं? हितों की सुरक्षा तथा किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29 के खंड 1 और 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार तथा प्रावधान किए गए हैं। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 50 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। विकल्प डी आप जानते हैं अनुच्छेद 17। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार है।
जबकि स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समझ, समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार हैं। चुनाव लड़ने तथा निर्वाचित होने का अधिकार वैधानिक अधिकार भी है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। किसको नहीं दिए जाते हैं? विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। विकल्प भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? विकल्प भी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। विकल्प भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? विकल्प सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? उत्तर हो जाएगा मतदान का अधिकार। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। विकल्प ए सही जवाब। अब महत्वपूर्ण तथ्य। नागरिक समता का आशय है अवसर की समानता। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश यानी रिट को हिंदी में समादेश कहते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 द्वारा जारी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम सांविधिक कार्यवाही है। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम सांविधिक कार्यवाही है। ठीक है, आगे। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैंडेमस की रिट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश प्रतिषेध है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है। अधिकार परीक्षा रिट याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। अधिकार परीक्षा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है। निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसकी गणना भारतीय संविधान में नहीं की गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए इसे मौलिक अधिकार बताया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। स्थायी आवास का अधिकार वह अधिकार है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए इसे मौलिक अधिकार बताया है। भारतीय संविधान में सांविधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष ना हो। याद रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। कारखानों में कोई व्यक्ति कब तक नहीं काम कर सकता? जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष ना हो। 14 वर्ष से कम बच्चे को आप कारखाने में काम उससे कम नहीं करवा सकते। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण स्वातंत्र्य अनुच्छेद 19(1) का के तहत अधिकार में निहित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची भाग 4 का में जोड़ी गई थी। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग यानी चौथा स्तंभ भी कह सकते हैं। प्रेस का प्रयोग प्रेस और यानी शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। एक बार और सुनिए, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। चतुर्थ संपदा समाचार पत्र को निर्दिष्ट करती है। याद रखिए,
समानता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार होता है, इसे राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है। कानूनी अधिकार और राजनीतिक अधिकार दोनों हैं। क्या? मत देने का अधिकार। अब चलते हैं नीति निर्देशक तत्व में। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड। विकल्प डी सही जवाब। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? विकल्प बी हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का भी जवाब। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड। 3 बार ये प्रश्न आया है। अब ये नया प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? उत्तर हो जाएगा राज्य के निर्देशक सिद्धांत। विकल्प सी सही जवाब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है, तथापि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। विकल्प सी प्रश्न संख्या 4 का जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान ने किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? उत्तर हो जाएगा डीपीएसपी। संविधान का भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राज्य की नीति के सिद्धांतों के। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, आर्थिक न्याय, डीपीएस पे। यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? किसी के पास भी नहीं जा सकता। मौलिक अधिकारों में आप उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी के पास जा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं जा सकते, किसी में भी। व्याख्या देख लीजिए इस प्रश्न की, आप पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? इसका उल्लेख लिखा हुआ है अनुच्छेद 37 में, ये बात लिखी हुई है कि कहीं पर भी आप नहीं जा सकते अगर राज्य नहीं लागू करता है तो। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के सिद्धांतों का संबंधित है? उत्तर हो जाएगा भाग 4, क्योंकि भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी यानी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं हम लोग। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या है? कानूनी अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? प्रवर्तनीय होते हैं। डीपीएसपी क्या होते हैं? अप्रवर्तनीय होते हैं। व्याख्या आप देख सकते हैं। किसी निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है तो ये गोवध पर निषेध है। निम्न निर्देशक सिद्धांतों पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है किसमें? इस प्रश्न का जवाब तो हो जाएगा विकल्प सी। अन्य देख लेते हैं। गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रभाव प्रत्यक्ष कहाँ पर है? ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध तथा कृषि एवं पशुपालन का संगठन। विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? बिल्कुल आप कर पाएंगे इस प्रश्न को, ग्राम पंचायतों का आयोजन। विकल्प ए सही हो जाएगा। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। विकल्प ए। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वें। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। विकल्प है 42वें, 44वें, 52वें, 56वें। तो विकल्प ए यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 में पुनः संशोधन किया गया है और उसके विस्तार को और बढ़ाकर
उसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया है। इस प्रकार सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 15, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की गई है? उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, विकल्प सी। 17 75 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के प्रावधानों के तहत की जाती है। ये उसका विवेकाधिकार होता है राष्ट्रपति का। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होता। सरकार की, विकल्प सी सही जवाब है। व्याख्या देख लेते हैं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदस्य का चयन करता है तो उसे अपनी विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39 में लिखा गया है, राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति के निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय या उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? उत्तर हो जाएगा के.टी. शाह ने। या उदाहरण के प्रोफेसर के.टी. शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कहा था। 20 प्रश्न संख्या 20 नहीं है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, तथ्यात्मक प्रस्तुति देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1999 से 2004 तक दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक लाभ आपको मिल रहा है कि 1999 से 2015 तक के प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। भारतीय संविधान के राज्य की नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। भारतीय संविधान के राज्य की नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की जगह 6 वर्ष प्रतिस्थापित किया गया। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सम्मिलित किया गया। नीति निदेशक सिद्धांतों में स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों के संगठन को गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से पूछे गए प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का, विकल्प ए सही जवाब। उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लीजिए आप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(2) के तहत उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है, किंतु वह यदि किसी पद पर है तो निर्वाचन के बाद उस पद से त्याग पत्र देना पड़ता है या जिस दिन से वो पद धारण करता है उस दिन से वो पद रिक्त माना जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। ये जो यहाँ पर लिखी हुई है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा।
प्रश्न संख्या 4, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस